Hello students, how are you all? I hope you all are doing great. Welcome to your SST class. So in previous class we did our civics chapter number 2 and in today's class we are going to deal with our next chapter which is chapter number 3 and the title of the chapter is Parliament and the Making of Laws, right? So बच्चों अब हम देखेंगे कि आज के हमारे चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या होने वाले हैं. So in this chapter we are going to be learn about what is parliamentary government and what are its key organs. After that, we are going to understand what are the roles and functions of the Lok Sabha and the Rajya Sabha. After that, we are going to analyze the powers and positions of the parliament in the legislative process. And at last, we are going to explain the process of passing a bill in a parliament. So all these are the topics जो कि हम आज के chapter में cover करने वाले हैं और सीखने वाले हैं, right? So let's start with the chapter. तो सबसे पहले आपके पास है बच्चों इंटरएक्टिव. सो इंटरएक्टिव में आपको क्या बोला गया है? द इमेज डिपिक्ट्स अ वोटर रिसीविंग इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू यूज एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विच इज ऑल्सो नोन एज EVM and we need to find out when EVM were first used nationwide in India. तो बच्चों सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि सबसे पहले हमने EVM मशीन को इंडिया में कब यूज किया था. एंड उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी ट्रीज वर सेव्ड दैट वुड हैव बीन कट टू प्रोड्यूस अबाउट 8,000 टन्स ऑफ पेपर फॉर प्रिंटिंग द बैलेट पेपर्स, राइट. तो आपको ये भी फाइंड आउट करना है कि कितने ट्रीज हम सेव कर सकते हैं. कैसे बच्चों? जब हम प्रोड्यूस करते हैं ट्रीज को कट करके अबाउट 8,000 टन्स ऑफ पेपर फॉर प्रिंटिंग दी बैलेट पेपर जो कि हम इलेक्शन के लिए यूज करते हैं. सो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे कि कब सबसे पहले हमने EVM मशीन को यूज किया था. सो दैट इज 1982. तो 1982 में सबसे पहले EVM मशीन का हमने यूज किया था. नाउ आपको मुझे बताना है कि कितने ट्रीज आप सेव कर सकते हो इस पेपर को बचा के, राइट. दैट इज योर होमवर्क. Now let's start with the chapter. तो our very first topic is organs of the government. So बच्चों हमने अपने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के बारे में और हमने ये भी कहा था कि हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. सो बच्चों जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसके 3 मेन ऑर्गन्स होती हैं. पहला होता है आपका लेजिस्लेचर, दूसरा होता है आपका एग्जीक्यूटिव एंड उसके बाद होता है आपका जुडिशरी जो कि हम अपने प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं. अब बच्चों ये जो लेजिस्लेचर है ये क्या करता है? ये ऑर्गन फ्रेम करता है लॉ को. जो एग्जीक्यूटिव है वो एग्जीक्यूट करता है लॉज को एंड जो जुडिशरी है वो क्या करता है? रिजॉल्व करता है डिस्प्यूट्स को एंड मेंटेन करता है ऑर्डर को. तो इन तीनों का ही क्या होता है बच्चों? अपना अपना फंक्शन होता है. तो आपको ये नाम याद रखने हैं. पहला है आपका लेजिस्लेचर, दूसरा है आपका एग्जीक्यूटिव एंड द थर्ड एंड द लास्ट वन इज योर जुडिशरी, राइट. Now it is through these organs of the government that the will of the state is formulated, expressed and implemented. तो बच्चों ये जो organs है गवर्नमेंट के ये क्या करते हैं? ये फॉर्मुलेट करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं आपके इम्प्लीमेंट को या फिर स्टेट को. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल डील विद द सेंट्रल लेजिस्लेचर. तो इस चैप्टर में हम सेंट्रल लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं विच मीन्स कि हम आज पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे. तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो लेजिस्लेचर ये है क्या, राइट. तो बच्चों लेजिस्लेचर क्या होता है? ब्रांच होता है गवर्नमेंट का जो कि लॉ को बनाता है, राइट. तो आपको ऐसे याद रखना है कि लेजिस्लेचर मतलब लॉ को क्या कर रहे हैं? लोग बनाते हैं. दे मेक दी लॉ. पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ये क्या है बच्चों? लेजिस्लेटिव बॉडी है जो कि लॉ बनाती है पूरे कंट्री के लिए. Now we have bicameral legislature, those legislature which have 2 chambers or houses. तो बच्चों हमारे पास क्या है? हमारे पास bicameral legislature है which means कि हमारे पास 2 चैम्बर या फिर 2 हाउसेज हैं. इसी वजह से हमने इसको इस लेजिस्लेचर का नाम दिया है. फिर आता है बच्चों हमारा कि ये जो बाइकामल लेजिस्लेचर होता है ये होता क्या है, राइट. सो बच्चों जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो प्रोवाइड करवाता है बाइकामल लेजिस्लेचर एट दी सेंटर. नाउ जो अपर हाउस है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? राज्यसभा. ये हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था कि जो अपर हाउस होता है दैट इज नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट जिसको हम राज्यसभा के नाम से जानते हैं. और दूसरा होता है हमारे पास लोअर हाउस जिसको हम हाउस ऑफ द पीपल भी बोलते
बोलते हैं और लोकसभा के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक अपर हाउस है जो है आपका राज्यसभा और एक लोअर हाउस है जो कि आपका लोकसभा, राइट। लोक का मतलब क्या होता है बच्चों? पीपल, राइट। इन द लोअर हाउस ऑल द स्टेट्स हैव रिप्रेजेंटेशन। लोअर हाउस में हर एक स्टेट के पास अपना रिप्रेजेंटेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन, एंड उनके जो मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली बाय द पीपल, मतलब कि जो हमारी कंट्री के लोग हैं वही इन लोगों को, वही इन रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। नाउ दिस हाउस कैन बी डिसॉल्व बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन क्या हो सकता है बच्चों? इस हाउस को बहुत इजीली डिसॉल्व किया जा सकता है और इसको डिसॉल्व सिर्फ एक ही पर्सन कर सकता है, वो है देश का प्रेसिडेंट, मतलब कि राष्ट्रपति, राइट। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एडवांटेजेस ऑफ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं इस गवर्नमेंट के। सो बच्चों हमने देखा कि हमारे पास दो हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर है। द सेकेंड हाउस कैन लुक एट द लॉज वेरी केयरफुली फॉर द करेक्शंस। तो बच्चों जो हमारा सेकेंड हाउस है वो क्या करता है? वो लॉज को देखता है, जो भी हमने कानून बनाए हैं उसको बहुत केयरफुली देखता है ताकि हम देख पाए कि उसमें कोई करेक्शंस तो नहीं है, उसमें कोई एडिशंस तो नहीं करनी है, उसमें से कुछ लॉज को ओमिशन तो नहीं करवाना है, मतलब हटाना तो नहीं है, सो दैट द इम्पॉर्टेंट लॉज आर नॉट पास नेस्टली विद अवॉइडेबल एरर्स, ताकि जितने भी इम्पॉर्टेंट क्या है लॉज हैं हम उसको क्या नहीं कर पाए बच्चों? अवॉइडेबल एरर्स को वहाँ पे रिड्यूस कर पाए, विच इज अपॉइंटिंग और बाय द नॉमिनेटिंग एमिडेंट पर्सन इन द डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ लाइक एजुकेशन, कल्चर, लिटरेचर एक्सेट्रा। नाउ ये जो सेकेंड चैम्बर है हाउस का, द गवर्नमेंट कैन बेनिफिट फ्रॉम देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। नाउ इंडिया हैज फेडरल सेटअप, तो इंडिया के पास अपना फेडरल सेटअप है, एंड जो सेकेंड हाउस है बच्चों वो क्या करता है? वो गवर्नमेंट को बेनिफिट देता है अपने नॉलेज से और अपने एक्सपीरियंस से। नाउ कमिंग टू पार्लियामेंट। सो बच्चों जो हमारे यूनियन लेजिस्लेचर होता है इंडिया का उसको हम पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं, एंड इट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो आपको याद रखना है कि ये जो आपका पार्लियामेंट है इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है। तो सबसे पहले क्या है बच्चों? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देन आते हैं आपके 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट जो कि हमने अभी ऊपर पढ़े, विच इज द राज्यसभा एंड योर लोकसभा। नाउ जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के एंड लोकसभा के उनको क्या बोला जाता है बच्चों? उनको बोला जाता है मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट और एमपीज, राइट। नाउ पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट बच्चों आपका हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है हमारी कंट्री का, एंड ये लॉज को बनाता है ऑन द सब्जेक्ट्स व्हिच इज कंटेन्ड इन द यूनियन लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। तो बच्चों जितने भी यूनियन लिस्ट में और आपके कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं उनके बेसिस पे लॉ बनाने का काम किसका होता है? आपकी पार्लियामेंट का। नाउ जो पार्लियामेंट हाउस है दैट इज सिचुएटेड इन द न्यू दिल्ली। तो आपको याद रखना है कि हमारे देश का पार्लियामेंट हाउस कहाँ पे सिचुएटेड है बच्चों? न्यू दिल्ली में। Then we have Lok Sabha. So बच्चों according to our constitution जो लोक सभा है that have 552 members। कितने members है बच्चों? 552 members होते हैं। At present हमारे पास 545 members हैं, and of these 543s are elected by the people। और इनको elect किसने किया है बच्चों? लोगों ने किया है। जबकि जो 2 होते हैं उनको nominate किया जाता है by the president from among the Anglo-Indian community। तो बच्चों ये 543 लोगों में से 2 ऐसे लोग हैं जिनको किसने अपॉइंट किया है या फिर किसने नॉमिनेट किया है? तो किया है प्रेसिडेंट ने, और ये 2 लोग कहाँ के होते हैं बच्चों? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के। नाउ कमिंग टू द प्रेसिडेंट। So the president is empowered to nominate 2 Anglo-Indians if he feels that the community has not got adequate representation। तो president क्या करता है बच्चों? president के पास इतनी पावर होती है कि वो 2 मेंबर को इलेक्ट कर सकता है, और वो 2 मेंबर होंगे 2 Anglo-Indians। और बच्चों ये कब करेगा president? जब उनको लगेगा कि जो community है उनके पास कोई adequate representation नहीं है। Every Indian citizen चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, जिस
जिसकी एज इट इज़ नॉट बिलो द एज ऑफ 18 हैज़ अ राइट टू वोट, मतलब कि जिसकी भी उम्र 18 साल से ज़्यादा है वो वोट कर सकता है। एंड जो सीट्स होती है लोकसभा में उसको अलॉट किया जाता है टू द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। नाउ बच्चों, जितना लार्जर स्टेट होगा दे गेट मोर सीट्स देन द स्मॉलर वंस। तो सीधी सी बात है, जब स्टेट बड़े होंगे तो वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी, तो इसी वजह से वहाँ पे ज़्यादा सीट्स भी आएंगी, राइट। नाउ कमिंग टू द पिक्चर, ये पिक्चर है आपके लोकसभा मीटिंग की। फिर हम बात करेंगे बच्चों इलेक्शन की। इलेक्शन तो आप सभी को पता है। जनरल इलेक्शंस और इलेक्शंस टू द लोकसभा ये हर 5 साल में एक बार होता है। एंड इन अदर वर्ड्स जो मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। इन द सिस्टम ऑफ वोटिंग देयर माइट बी क्लैशेस अमंग वोटर्स। तो बच्चों, वोटिंग में क्या होता है, हमारे पास क्लैशेस देखने को मिलते हैं अमंग द वोटर्स एंड द इलेक्शंस में नॉट दस बी फेयर एंड पीसफुल, जिसकी वजह से जो इलेक्शंस होते हैं वो फेयर और पीसफुल नहीं हो पाते। बट एवरी वोटर शुड गो टू द पोलिंग बूथ विदाउट फियर एंड कास्ट हिज वोट इन फेवर ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ हिज चॉइस। लेकिन हर एक वोटर के पास क्या होता है बच्चों, इतना राइट होता है कि वो वोटिंग पूल में जाए या फिर बूथ में जाए और विदाउट फियर जाए और जिसको भी वो पसंद करता है उस रिप्रेजेंटेटिव को वोट वो कर सकता है। गवर्नमेंट ने क्या किया है बच्चों, अरेंजमेंट की हुई है फॉर द फेयर पोलिंग। नाउ वोटिंग क्या है बच्चों, वोटिंग हमारा मोस्ट फंडामेंटल ड्यूटी होता है ऑफ अ सिटीजन, विच मीन्स कि अगर आप किसी भी देश के सिटीजन है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया के सिटीजन है, तो आपकी ये ड्यूटी होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जाके वोट करें, राइट। आपका हर एक वोट बहुत ज्यादा मैटर करता है। इट इज थ्रू हिज वोटिंग दैट ही एक्सरसाइज द सोवेरियन राइट which B enjoys under the principle of sovereignty of the people। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है बच्चों कि जो ये वोटिंग है, वोटिंग हमारा क्या होता है, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं हम दी सोवेरियन राइट, क्योंकि हमारा ये सोवेरियन राइट होता है एंड ये हमारा प्रिंसिपल भी होता है ऑफ सोवेरियनिटी ऑफ द पीपल। नाउ इट इज इन द रिकॉग्निशन ऑफ द राइट दैट कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग द इलेक्शन गो टू एवरी वोटर एंड सीक हिज सपोर्ट, राइट। नाउ वोटर इज द रियल मास्टर। रियल मास्टर कौन होता है बच्चों, वोटर होता है, क्योंकि जो वोटर होता है वही किसी गवर्नमेंट को बना भी सकता है और उसको बिगाड़ भी सकता है, राइट। फिर आता है बच्चों क्वालिफिकेशन। जो भी कैंडिडेट है जो कि इलेक्शन लड़ना चाहता है फॉर द लोकसभा, उसके पास फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का एंड उसकी एज 25 साल से ज्यादा होनी चाहिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, उसके पास कोई भी ऑफिस का प्रॉफिट नहीं होना चाहिए अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट गवर्नमेंट। ही शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट और ऑफ अनसाउंडेड माइंड, कोई भी बच्चों क्या नहीं होना चाहिए, अनसाउंडेड माइंड का नहीं होना चाहिए, विच मीन्स कि मेंटली हेल्दी होना चाहिए। उसका जो नेम है वो इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए एंड ही शुड हैव सच अदर क्वालिफिकेशंस जो कि आपको प्रेस्क्राइब किए गए हैं बाय एनी लॉ विच इज मेड बाय द पार्लियामेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब हम बात करेंगे टेन्योर का, राइट, कि कितने टाइम के लिए वो पार्टी रहेगी। जो नॉर्मल टेन्योर होता है लोकसभा का बच्चों, दैट इज द हाउस ऑफ पीपल, वो 5 साल का होता है, विच मीन्स कि हर 5 साल में लोकसभा के इलेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। बट इट कैन बी डिसॉल्व्ड अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट। लेकिन जो ये आपकी पार्टी है, जो आपका हाउस ऑफ पीपल है, जो टेन्योर है, उसको डिसॉल्व भी किया जा सकता है और इसको डिसॉल्व करते हैं प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर ने रिकमेंडेशन दिया है डिसॉल्व करने का तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं। अब बच्चों, ड्यूरिंग इमरजेंसी जो टेन्योर होता है उसको एक्सटेंड भी किया जाता है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year एट अ टाइम। फिर आता है स्पीकर। आफ्टर इलेक्शंस जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के वो इलेक्ट करते हैं फ्रॉम द अमंगस देमसेल्फ, मतलब कि आपस में ही एक दूसरे को इलेक्ट करते हैं द प्रिजाइडिंग ऑफिसर और द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ताकि वो क्या बने बच्चों, स्पीकर बने लोकसभा का। नाउ जो स्पीकर होता है दैट इज जनरली फ्रॉम द रूलिंग पार्टी, मतलब कि जिस भी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले होते हैं वो रूलिंग पार्टी होती है, तो उसी में से ही स्पीकर बनाया जाता है। He has to act impartially और उसको impartial होके एक्ट करना होता है। Now जो ऑफिस है ऑफ द स्पीकर that is of great authority, dignity and honor।
देन वी हैव पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर। अब बच्चों क्या पावर होती है, क्या फंक्शंस होती हैं स्पीकर की? सो बच्चों जो स्पीकर होता है दैट इज प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द लोकसभा। नाउ वो क्या करता है, वो प्रिसाइड करता है ओवर द जॉइंट मीटिंग ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। उसके अलावा ये मेंटेन करके रखता है डिसिप्लिन को इन द लोकसभा, so that the proceedings are conducted in a smooth and orderly manner, ताकि जितनी भी proceedings हैं वो बहुत ही smooth और orderly manner में कंडक्ट हो पाए। इंश्योर दैट, वो इंश्योर भी करता है दैट ओनली पार्लियामेंट्री वर्ड्स आर यूज्ड इन लोकसभा, मतलब कि जो भी पार्लियामेंट्री वर्ड्स है सिर्फ उन्हीं का ही यूज किया जाए लोकसभा में। नाउ इफ इन हिज ओपिनियंस, अगर कुछ वर्ड्स ऐसे यूज कर रहे हैं मेंबर्स ऑफ द हाउस जो कि अनपार्लियामेंट्री है, तो वो एक्सपंज भी कर सकता है ऑफ द सेम। He exercised control over parliamentary commitment as well, and from time to time ये कंसल्ट करता है लोगों के साथ या फिर लीडर के साथ ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन द लोकसभा टू टेक अप द मैटर्स ऑफ कंसिडरेशन। उसके अलावा ये प्रिपेयर करते हैं द कैलेंडर ऑफ द सिटिंग ऑफ द हाउस। उसके अलावा ये एक्सेप्ट भी करते हैं रेजिग्नेशंस को ऑफ द मेंबर्स। ये एक्सरसाइज करते हैं अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ अ टाई। उसके अलावा ये परफॉर्म करते हैं बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करना एंड पिटीशन ऑल्सो। Now, the Constitution also provides for the office of the Deputy Speaker, who is also elected by the members of Lok Sabha. Now, in the Speaker absence, अगर Speaker absent रहता है, so जो Deputy Speaker है वो conduct करवाता है proceedings को of the House. Now, दोनों ही Speaker and the Deputy Speaker that remain in the office so long as they are the members of Lok Sabha. Now, we have राज्य सभा। सो बच्चों राज्यसभा को हम अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं, एंड राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को, ये आपको याद रखना है। नाउ जो मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के वो ट्राई करते हैं टू रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दे रिप्रेजेंट इन द पार्लियामेंट, मतलब कि जो भी स्टेट के क्या है बच्चों इंटरेस्ट है उनको रिप्रेजेंट करते हैं ये लोग पार्लियामेंट में, ये आपको याद रखना है। इसी वजह से व्हेन अ लॉ इज बीइंग मेड, जब हम लॉ को बना रहे होते हैं तो उनके ओपिनियन की भी जरूरत होती है ताकि वो एक हैस्टी पैसेज टू द बिल को प्रिवेंट कर पाए। नाउ वी हैव कॉम्पोजिशन। अगर हम कॉम्पोजिशन की बात करते हैं बच्चों तो यहाँ पे आपको 250 मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से 238 मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट्स को, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में क्या है, हमने स्टेट्स डिवाइड किए हुए हैं एंड द यूनियन टेरिटरीज एज वेल। नाउ जो मेंबर्स होते हैं रिप्रेजेंटिंग स्टेट्स के, दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव। तो बच्चों यहाँ पे जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको इलेक्ट कौन करते हैं, तो उसको जो मेंबर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव के वही इन मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। जबकि हमने लोकसभा में क्या देखा था कि हम लोग चुनते हैं, पीपल चुनते हैं, राइट। नाउ दस देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन बाय द पीपल, तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता लोगों के द्वारा। Now the number of members from each state that is depend upon this population, which means कि population ज़्यादा है तो state के member भी ज़्यादा होंगे, population कम है तो उस state के member भी कम होंगे। Now at present जो राज्यसभा है बच्चों उसके पास 245 members है, जिसमें से 233 of them are elected by the state of the union and 12 members are nominated by the president, जिसमें से आपको क्या बोला गया है कि टोटल मेंबर है 245, 233 को इलेक्ट किया गया है बाय द स्टेट एंड बाकी के जो आपके 12 मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट किया गया है किसके द्वारा बच्चों, प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। नाउ ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं दे आर डिस्टिंग्विश इंडिविजुअल्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विस। इन द पास्ट जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं दे हैव इंक्लूडेड एक्ट्रेस जैसे कि नरगिस दत्त, पोएट रामधारी सिंह दिनकर एंड योर जर्नलिस्ट खुशवंत सिंह। तो इनको भी पहले नॉमिनेट किया गया है बाय द प्रेसिडेंट। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ राज्यसभा। अब हम बात करेंगे बच्चों टर्म की। सो द राज्यसभा इज द पार्लियामेंट और दी यू कैन से परमानेंट हाउस, राइट। राज्यसभा क्या है, परमानेंट हाउस है। सो इसको हम डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं लोकसभा की तरह, क्योंकि हमने लोकसभा में क्या देखा था कि लोकसभा को चाहे तो
प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकता है, सजेशन देके प्रेसिडेंट से डिसॉल्व करवा सकते हैं। बट राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। हर एक मेंबर जो होता है राज्यसभा का, उसको इलेक्ट किया जाता है 6 साल के पीरियड के लिए, एंड जो 1/3 ऑफ द मेंबर्स होते हैं वो हर 2 साल में रिटायर भी होते हैं। नाउ कमिंग टू क्वालिफिकेशंस फॉर द मेंबरशिप। सो बच्चों, अगर मेंबरशिप चाहिए राज्यसभा की, तो सबसे पहली बात तो वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, उसकी जो एज है वो 30 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, एंड उसको वो सारे क्वालिफिकेशन क्या करने पड़ेंगे, एक्वायर करने पड़ेंगे, जो भी प्रिस्क्राइब किए गए हैं बाय द लॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि लॉस तो चेंज होते रहते हैं। नाउ उसका जो नेम है वो वोटर लिस्ट में होना चाहिए ऑफ द स्टेट फ्रॉम विच ही इज सीकिंग द इलेक्शन, मतलब कि जौन से भी स्टेट से वो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं वहां का क्या होना चाहिए, वोटर लिस्ट में नाम भी होना चाहिए। Now, the presiding office of the Rajya Sabha, that is the Vice President of India. Now he is ex-official chairman of Rajya Sabha. तो आपको क्या बोला गया है बच्चों कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वो कौन होते हैं, वो एक्स ऑफिशियल होते हैं या फिर एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं आपके राज्यसभा के। इन इज एब्सेंस जो डेप्यूटी चेयरपर्सन होते हैं वो प्रिसाइड करते हैं राज्यसभा को। नाउ जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं वो इंश्योर करते हैं कि जितने भी इंटरेस्ट है स्टेट के वो रिप्रेजेंट करेंगे, राइट, since they are usually more experienced and they can exercise greater restraint and guide the Lok Sabha members, क्योंकि जो हमारे राज्यसभा के members होते हैं वो ज़्यादा experienced होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो guide कर सकते हैं लोकसभा के members को। Now coming to what is the relationship between लोक सभा एंड राज्यसभा। सो बच्चों, जो हमारा लोक सभा होता है वो रिप्रेजेंट करता है पीपल को एंड इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। तो हमने क्या बोला था कि लोक सभा के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको हम लोग चुनते हैं बाय द कास्टिंग वोट। ऑन द अदर हैंड जो आपके क्या होते हैं, राज्यसभा होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन एंड इट्स मेंबर दैट आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव। जबकि जो हमारे राज्यसभा है उनके मेंबर्स को कौन इलेक्ट करते हैं बच्चों, जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव होती है वही चुनती है। नाउ जो असेंबलीज होती हैं या फिर उनके जो मेंबर्स होते हैं, दे नेवर हैव टू गो टू द पीपल, सो इट इज वेरी नेचुरल दैट द लोक सभा इज गिवन अ क्लियर अपर हैंड in almost all the matters concerning the parliament। so बच्चों, इसी वजह से जो लोकसभा है उसको थोड़ा अपर हैंड दे दिया जाता है सारे मैटर्स में। क्यों दिया जाता है, क्योंकि लोकसभा के मेंबर्स को लोगों के द्वारा चुना जाता है। लोकसभा is superior, so it has been provided in the constitution that all the bills except a money bill can originate in either the house। तो बच्चों, ये बोला गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जितने भी बिल्स हैं, लेकिन उसमें से कौन सा चीज हटा के, एक्सेप्ट अ मनी बिल, वो ओरिजिनेट होता है इन आइदर हाउस। अप टू दिस पॉइंट जितने भी हमारे हाउसेस थे, मतलब कि दोनों ही हाउसेस स्टैंड ऑन द इक्वल फुटिंग, तो दोनों ही इक्वल फुट पे स्टैंड करते हैं। इट हैज ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड दैट बिफोर गोइंग टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज असेंट इट मस्ट बी पास बाय बोथ ऑफ द हाउसेस। तो मतलब ये भी लिखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बच्चों, कि बिफोर गोइंग टू द प्रेसिडेंट के पास जाने से पहले फॉर द असेंट, ये दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, जो भी आप चीजें लेके जा रहे हो, जो भी आप कंसर्न लेके जा रहे हो, वो पास होनी चाहिए बाय द बोथ ऑफ द हाउसेस। व्हिच मींस कि अगर लोकसभा और राज्यसभा की इजाजत नहीं होगी, परमिशन नहीं होगी, तो वो पास भी नहीं होगा प्रेसिडेंट तक। नाउ एन ऑर्डिनरी बिल कैन ओरिजिनेट इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट बिफोर गोइंग इनटू द प्रेसिडेंट असेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया। But in case of a deadlock between the two joint sessions for both the houses, जो membership होती है लोकसभा की, that is more than the double of the membership of the राज्य सभा। Now a money bill can originate only in the लोकसभा। तो बच्चों, जो मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में ही ओरिजिनेट हो सकता है एंड राज्यसभा के पास कोई भी पावर नहीं होती टू मेक अ चेंज इन द बिल विच इज पास्ड बाय द लोकसभा। विच मीन्स कि अगर लोकसभा ने मनी बिल को पास किया है तो उसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं कर सकती राज्यसभा। Now, it can at the most delay a money bill by sitting over it for 14 days. Now, the Council of Ministers is primarily responsible to
the Lok Sabha, right? Then it is only the Lok Sabha that can pass a vote of no confidence. तो बच्चों सिर्फ लोक सभा के पास क्या होता है, ये राइट होता है क्योंकि ये पास कर सकता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस विच इज अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो ये क्या है बच्चों, ये डिफरेंस था छोटा छोटा जो कि आपको लोकसभा और राज्यसभा के बीच में देखने को मिलता है. नाउ अब हम बात करेंगे पावर्स एंड पोजीशंस ऑफ द पार्लियामेंट की. सो पार्लियामेंट इन इंडिया हैज मेनली 6 डिफरेंट टाइप ऑफ पावर. सबसे पहले आता है आपके पास लेजिस्लेटिव पावर. सो बच्चों जो पार्लियामेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो लॉज को बनाते हैं ऑन ऑल द मैटर्स और यू कैन से सब्जेक्ट्स which have been mentioned in your union list, concurrent list, right? So बच्चों union list which contain 97 subjects and concurrent list which contains 47 subjects. और बच्चों वो क्या करती है, laws को बनाती है on the matters which is not included in any of these list, that is on residual matters. So no amendments in the constitution can be made without the approval of parliament. सो पार्लियामेंट आपकी क्या है बच्चों, हाईएस्ट बॉडी होती है. सेकंड जो इनके पास पावर होती है दैट इज फाइनेंशियल पावर्स एंड दी कंट्रोल. सो जितना भी एनुअल बजट होता है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वो पास करती है बच्चों पार्लियामेंट. एंड जो मनी बिल होती है दैट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन दी लोकसभा. फिर आता है बच्चों कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन रिमेन इन ऑफिस एज लॉन्ग एज इट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोक सभा बाय पुटिंग क्वेश्चंस एंड एडजॉर्नमेंट मोशंस ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स. जो एमपीज होते हैं वो इंफॉर्मेशन को सीक करते हैं, इसी वजह से जो भी मेंबर्स होते हैं दे कीप द एग्जीक्यूटिव ऑन इट्स टोज एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम बिकमिंग स्लैक और ऑटोक्रेटिक, राइट. फिर आता है बच्चों इलेक्टोरल फंक्शन. सो जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ऑफ द पार्लियामेंट के अलॉन्ग विद द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज वो क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को. जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं दैट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. फिर आता है बच्चों जुडिशियल फंक्शन. सो जो पार्लियामेंट होता है वो रिमूव कर सकता है प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स को. कैसे, बाय पासिंग अ रेजोल्यूशंस ऑफ द इम्पीचमेंट, राइट. फिर आता है बच्चों प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी. सो बच्चों जो प्रोक्लेमेशन होता है इमरजेंसी का बाय द प्रेसिडेंट दैट इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट. जब तक पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करता तब तक प्रेसिडेंट क्या नहीं कर सकते, प्रोक्लेमेशन नहीं कर सकते इमरजेंसी का. नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हाउ इज अ बिल पास. तो आपने न्यूज में सुना होगा कि ये बिल पास हुआ है, वो बिल पास हुआ है. तो ये जो बिल है वो कैसे पास किया जाता है. सो बच्चों द बिल इज यूजुअली इंट्रोड्यूस्ड बाय द मिनिस्टर्स. इन दैट cases it is called an official bill. So बच्चों वो बिल जो कि कौन पास करता है, इंट्रोड्यूस करते हैं मिनिस्टर, उसको हम बोलते हैं ऑफिशियल बिल. एंड जो बिल है इट कैन ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस बाय एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का कोई भी मेंबर बिल को इंट्रोड्यूस कर सकता है और इस टाइप के बिल को हम बोलते हैं नॉन ऑफिशियल बिल, राइट. नाउ अ बिल पासेस थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस बिफोर इट बिकम्स अ लॉ. तो बच्चों बिल को भी बहुत सारे स्टेजेस में पास होना पड़ता है लॉ को बनने से पहले, राइट. सो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है बच्चों, फर्स्ट तो रीड ही करना पड़ेगा. सो फर्स्ट इज रीडिंग. एट दिस स्टेज जो मेंबर्स होते हैं दोनों हाउसेस के ऑफ द पार्लियामेंट वो इंट्रोड्यूस करते हैं बिल को. नाउ जो कॉपीज होती है बिल की उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मेंबर्स में एंड जो मेंबर्स होते हैं वो इंट्रोड्यूस करते हैं बिल को एंड एक्सप्लेन करते हैं द पर्पज ऑफ एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द बिल एज वेल. सेकेंड आता है आपका सेकेंड रीडिंग. तो फर्स्ट रीडिंग तो यहाँ पे हो गई कि मेंबर्स ने ही रीड किया. सेकेंड रीडिंग में क्या होता है बच्चों, इन द सेकेंड रीडिंग जो बिल होता है उसको डिस्कस किया जाता है बहुत ही थॉरली एंड जो मेंबर्स होते हैं वो सजेस्ट करते हैं व्हाट आर द पॉसिबल चेंजेस जो कि हम कर सकते हैं या फिर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ से डिलीट करनी है, ओमिट करनी है. नाउ द बिल इज सेंड टू अ सिलेक्टेड कमिटी. उसके बाद हम बिल को भेज देते हैं सिलेक्टेड कमिटी में जो कि एक स्पेशल बॉडी होती है जो कि कंपोज होती है ऑफ द मेंबर्स ऑफ द वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ द हाउस. उसके बाद आता है आपका थर्ड रीडिंग. थर्ड रीडिंग में क्या होता है बच्चों, इस स्टेज में जो बिल है उसको रीड्राफ्टेड किया जाता है आफ्टर इंक्लूडिंग द चेंजेस व्हिच इज सजेस्टेड इन द सेकंड रीडिंग. मतलब सेकंड रीडिंग में हमने क्या किया, हमने देखा कि कोई चेंजेस तो नहीं करने और अगर चेंजेस करने हैं तो उन चेंजेस को करने के बाद हम थर्ड रीडिंग करते हैं एंड उसके बाद बिल को फाइनल फॉर्म में क्या कर दिया जाता है बच्चों, प्रेजेंट कर दिया जाता है टू पुट टू दी वोट. अगर बच्चों हमारे पास 50% ऑफ द मेंबर्स वोट करते हैं फॉर द बिल तो उस बिल को पास कर दिया जाता है. लेकिन अगर मेजॉरिटी नहीं है तो हम उस बिल को पास नहीं कर सकते.
नाउ उसके बाद ये जो बिल है इसको अदर हाउसेज में भेज दिया जाता है एंड जो सेम प्रोसीजर है वो यहाँ पे भी फॉलो होते हुए आपको दिखता है। नाउ इफ द बिल इज पास्ड इन दिस हाउस, अगर बिल पास हो जाता है इस हाउस में, उसके बाद वो भेज दिया जाता है प्रेसिडेंट को फॉर हिज एसेंट। नाउ जो लेटर हाउस होता है दैट मे रिटर्न द बिल विद सजेशंस। तो बच्चों उसके बाद वो बिल वापस भी मिलता है विद फर्दर सजेशंस एंड इफ दीज आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द फॉर्मर हाउस, अगर ये क्या नहीं करते बच्चों, सजेशंस को एक्सेप्ट नहीं करते बाय द फॉर्मर हाउस, जो प्रेसिडेंट्स होते हैं वो कॉल करते हैं एक जॉइंट सेशंस को ऑफ द टू हाउसेस। तो बच्चों दोनों ही हाउसेस को मिला के एक सेशन रखा जाता है। नाउ इफ इट इज पास्ड इन द जॉइंट सेशन, अगर जॉइंट सेशन में बिल पास हो जाता है तो बिल भेज दिया जाता है प्रेसिडेंट को। Now, when the bill is returned by the parliament with or without the changes which is suggested by the president, he has to put his signature on it. Now, जो बिल है बच्चों वो अब क्या बन चुका है, वो एक्ट बन चुका है पार्लियामेंट का, या फिर आप बोल सकते हो कि वो एक लॉ बन चुका है। फिर आते हैं बच्चों आपके मनी बिल्स। सो बच्चों अ मनी बिल विच इज रिलेटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द स्टेट, इट कैन बी introduced only in the Lok Sabha and after it is passed by the Lok Sabha, उसके बाद ये भेजा जाता है राज्य सभा में। तो बच्चों सबसे पहले बिल को बनाया किसने या इंट्रोड्यूस किसने किया, तो वो किया लोकसभा ने। लोकसभा ने जैसे ही बिल को बनाया उसके बाद वो भेज दिया गया राज्यसभा में एंड राज्यसभा मस्ट रिटर्न द मनी बिल टू द लोकसभा विद इन 14 days और विद और विदाउट इट्स रिकमेंडेशंस, और 14 दिन के अंदर राज्यसभा को लोकसभा को वापस वो बिल भेजना पड़ता है और उसमें वो अपने सजेशंस लिख भी सकते हैं। देन दी मनी बिल इज सेंड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज और हर एसेंट, उसके बाद वो बिल प्रेसिडेंट को भेज दिया जाता है एंड प्रेसिडेंट को अपना एसेंट देना पड़ता है इवन इफ द बिल डज नॉट कैरी द अप्रूवल ऑफ राज्यसभा। Then we have ordinance, right? Sometimes there may arise an urgent need for a law to be made. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक अर्जेंट नीड हो जाती है, एक इमरजेंसी हो जाती है कि हमें किसी पर्टिकुलर लॉ को पास करना है। सो व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, सो इन सच सिचुएशन जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इशू करते हैं ऑर्डिनेंस को। एंड ऑर्डिनेंस क्या होता है बच्चों, ऑर्डिनेंस इज अ गुड एज अ लॉ, जैसे कि लॉ होता है वैसे आपका ऑर्डिनेंस होता है। इट कैन रिमेन इन फोर्स फॉर अ शॉर्ट वाइल, और बच्चों ये कैसे रहता है, ये जो लॉ बनाया होता है वो काफी शॉर्ट पीरियड के लिए होता है और कुछ टाइम बाद इसको हटा दिया जाता है। एन ऑर्डिनेंस मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट एज सून एज इट कम्स इनटू सेशन। नाउ जो ऑर्डिनेंस होता है इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 weeks आफ्टर इट सेशन बिगिंस। तो बच्चों 6 हफ्ते के अंदर ही क्या करना पड़ता है, अप्रूव करना पड़ता है पार्लियामेंट को ऑर्डिनेंस को, विच इज फेलिंग विच इट विल बी बिकम इनइफेक्टिव। मतलब कि अगर फेल हो जाते हैं वो 6 हफ्ते के अंदर क्या करने के लिए, अप्रूव करने के लिए, तो वो इनइफेक्टिव हो जाता है। Then we have how does our parliament work, जो हमारा पार्लियामेंट है वो काम कैसे करता है। So it is summoned by the president of India who also closes each session। जो फर्स्ट सेशन होता है पार्लियामेंट का it begins with an address by the president। उसके अलावा जो पार्लियामेंट होता है बच्चों it begins to work at 11 AM daily। रोज सुबह 11 बजे इनका जो ऑफिस है वो खुल जाता है एंड जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड्स होते हैं लाइक दी क्वेश्चन आवर, 0 hour एक्सेट्रा, ये फिक्स्ड होते हैं और ये डिफरेंट फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वेश्चन आवर की। सो द लोकसभा एंड द राज्यसभा वो यूजुअली बिगिन होता है देयर डे विद द क्वेश्चन आवर, राइट। तो बच्चों उन दोनों का ही दिन कहाँ से शुरू होता है, क्वेश्चन आवर से शुरू होता है एंड जो मेंबर्स होते हैं वो पुट अप करते हैं क्वेश्चंस को टू द वेरियस मिनिस्टर्स। नाउ ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो एडवांस में ही भेज दिए जाते हैं एंड जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने रिप्लाई देते हैं ड्यूरिंग दिस आवर्स। फॉर मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन द सब्जेक्ट जो मेंबर्स होते हैं दे कैन आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस एज वेल, राइट। फिर आता है बच्चों आपके पास 0 hour। सो 0 hour में क्या होता है कि जो भी मेंबर्स होते हैं वो राइज करते हैं इश्यूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट को एंड जो 0 hour होता है दैट इज लाइक द क्वेश्चन आवर विच सीज लाइवली डिबेट इन द पार्लियामेंट, राइट। अब ये इंश्योर करता है दैट द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, कि जो सरकार है जो गवर्नमेंट है वो क्या है, वो आंसरेबल है किसको बच्चों, जो भी लोगों की रिप्रेजेंटेटिव है उनको। फिर आता है बच्चों आपका यूनियन लिस्ट। सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन सेपरेट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑन विच जो गवर्नमेंट्स होते हैं वो लॉ बनाते हैं। इन द यूनियन लिस्ट देयर आर 97 सब्जेक्ट्स। कितने सब्जेक्ट है बच्चों, 97 सब्जेक्ट्स हैं एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अलोन कैन मेक लॉज। बच्चों जो पार्लियामेंट होती है इंडिया की वो हाईएस्ट आपकी बॉडी
बॉडी होती है और वो लॉज को बना सकती है ऑन दी सब्जेक्ट्स। जो इम्पोर्टेंट होते हैं अमंग दी सब्जेक्ट्स आर डिफेंस ऑफ द कंट्री, रेलवेज, शिपिंग, करेंसी, पोस्ट, telegraphs, telephones, and care of old historical monuments of national importance, aviation, trade, mine, commerce, foreign trade, banking, national highways and television, ये सारे आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। फिर आता है आपके पास स्टेट लिस्ट। तो बच्चों इसमें क्या होते हैं, इसमें 66 सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि इन्यूमरेटेड होते हैं इन दी स्टेट लिस्ट। नाउ ऑन दी सब्जेक्ट्स जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो लॉज को बना सकती है। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर, हेल्थ, फॉरेस्ट, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, लॉ एंड ऑर्डर इन दी स्टेट, पुलिस एंड एंटरटेनमेंट। इन सारे ही सब्जेक्ट्स पे ये क्या कर सकते हैं बच्चों, ये लॉज को बना सकते हैं। कौन बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। फिर आता है बच्चों आपका कॉन्करेंट लिस्ट। नाउ कॉन्करेंट लिस्ट में आपके पास 47 सब्जेक्ट्स होते हैं एंड ऑन दीज सब्जेक्ट्स जितने भी पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं वो पास करते हैं लॉज को। बट इफ द यूनियन गवर्नमेंट ऑल्सो पासिस एन एक्ट ऑन द सेम सब्जेक्ट्स ऑन विच द स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी पास्ड एन एक्ट, देन होता क्या है कि जो यूनियन गवर्नमेंट का एक्ट होता है वो ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है, नॉट द वन विच इज पास्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। राइट तो यहाँ पे हम यूनियन गवर्नमेंट को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। नाउ कमिंग टू लेसन एको। सो बच्चों आज के चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक को कवर किया, तो बच्चों हमने देखा द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट जो कि लॉ को बनाता है उसको हम बोलते हैं लेजिस्लेचर, एंड अ प्रपोजल फॉर न्यू लॉ और चेंज इन एन एग्जिस्टिंग लॉ उसको हम बोलते हैं बिल। राइट जैसे ही बिल पास होता है तो वो क्या बन जाता है, वो लॉ या फिर एक्ट बन जाता है। ड्यूरिंग 0 आवर्स जितने भी मेंबर्स होते हैं वो रेज करते हैं इश्यूज को ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट क्या होती है बच्चों, रिस्पॉन्सिबल होती है पब्लिक को आंसर देने के लिए। सो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा एंड आई होप यू ऑल विल रिवाइज इट। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।